एस्पिरेंट्स होते हैं वो सिलेबस ही नहीं पढ़ते हैं। इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी एक सिलेबस होता है। आई होप कि पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दैट। पीएससी इज नोन फॉर सरप्राइजेस, एवरीवन नोज दैट। तो इसमें मैं छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। हाउ यू रिस्पॉन्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमसे जो पूछा गया हम वो नहीं लिखते हैं, जो हमें आता है हम वो लिखते हैं। मोटिवेट किया कि ठीक है 5 तो हो गए, 6 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, देयर इज ओनली 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। मतलब हमारे लिए सोसाइटी क्या बोलती है तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप 6 अटेम्प्ट के बाद भी फेल हो जाओ, इट इज सेम फॉर अस। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी होती है कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द टारगेट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कारवान द एचआला वे। कारवान एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक सफर है जहां हम सिर्फ सक्सेस की नहीं स्ट्रगल समझते हैं, सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं सैक्रिफाइसेस सुनते हैं, और सिर्फ माइलस्टोन्स नहीं उन माइल्स के बीच के सफर को महसूस करते हैं। कारवान में हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने ड्रीम्स को डिसिप्लिन बनाया, डर को करेज में बदला और हर सेटबैक को एक लर्निंग स्टेप बनाकर आगे बढ़े। क्योंकि एचआला मानता है मार्क्स से ज्यादा माइंडसेट जरूरी है। आज हम मिलने वाले हैं एक यंग, डायनेमिक एंड डीपली कमिटेड आईपीएस ऑफिसर श्री व्योम बिंदल सर से। सर सोलान डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से है और अभी वो सहारनपुर में सर्व कर रहे हैं। सर से हम जानेंगे कि सिविल सर्वेंट के बाद, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद जो सर्विस होती है वो कैसी होती है, एक आईपीएस की क्या रोल, क्या ड्यूटी होती है, और उनकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ये जर्नी जिसमें बहुत सारे मेंटल ब्रेकडाउन्स थे, इमोशनल स्ट्रगल था, प्रेशर और लास्ट अटेम्प्ट स्ट्रगल था, और फिर एक ऐसा मोमेंट जब परसिवियरेंस ने डेस्टिनी को डिफीट कर दिया हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम सर से इन सब चीजों के बारे में जानें। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। वी वेलकम यू इन दिस कारवान जर्नी। Thanks a lot for inviting me. I'm also very happy to be the part of this podcast. सर शुरू करने से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस कोलेक्ट किए हमारे एस्पिरेंट से, तो जैसे जैसे हम कारवान में आगे बढ़ेंगे सर मैं आपसे वो वाले क्वेश्चंस भी पूछती रहूंगी। Of course. Sir, to begin with, Siddhant, he's an aspirant. He has asked us, so what will be the best time to start prelims preparation? So first of all, I would like to make a big disclaimer. The thing is that since I am 2021 batch and I did my preparation, last preparation year 2020, so whatever answer, जो भी मैं आंसर दे पाऊंगा, that will be contextual to that my particular time. मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस आते हैं और एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से भी कुछ चेंजेस आते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं सेम भी रहती हैं। सो एनी एडवाइस दैट आई विल गिव, आई विल सिंसियरली होप कि एस्पिरेंट्स उसको सीरियसली लेंगे बट उसको कंटेक्चुअलाइज करके देखेंगे। तो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन सिद्धांत कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किस टाइम पे शुरू करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल थिंक, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंस और जो प्रीलिम्स और जो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो एक अपने आप में इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट है। तो उसको बहुत एक अलग तरीके से वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हमें सेपरेट कर पाना जो है, इट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल। बट फिर भी ये है कि एम्फोसिस, देर इज अ डिफरेंस ऑफ द एम्फोसिस, बिकॉज इन द प्रीलिम्स यू आर मेनली फोकसिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इन द मेंस यू आर फोकसिंग ऑन द सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सिलेबस मोर और लेस सेम रहता है इसमें। हालांकि मैं ये भी एक जरूर एस्पिरेंट्स को बोलूँगा कि सिलेबस बहुत जरूर पढ़ें। बहुत बार जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो सिलेबस ही नहीं पढ़ते हैं। इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी एक सिलेबस होता है। तो आई आई होप कि पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दैट। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, आई थिंक जस्ट बिफोर 3 to 4 months ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ फोकस्ड प्रिपरेशन ऑफ द प्रीलिम्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सिलेबस सेम है, मेंस एंड प्रीलिम्स के आपके सोर्सेज लगभग सेम रहेंगे, देयर विल बी अ माइनर डिफरेंस। सो यू शुड प्रिपेयर around 3 to 4 months, maximum 4 months before the prelims, फोकस इन अ फोकस डायरेक्शन। और प्रीलिम्स को लेकर मैं ये भी कहूँगा कि जितनी आपकी नॉलेज मैटर करती है उतनी ही आपकी स्ट्रेटेजी भी मैटर करती है। जो क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था, मेरा पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो उससे मेरा जो एक लेसन है वो ये है कि बहुत बार हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन एग्ज़ाम कंडीशन में, उस स्ट्रेस की कंडीशन में उसको कैसे पेपर पे रिप्रोड्यूस करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए जो मुझे लगता है टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं, वन इज़ आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने मॉक टेस्ट लें।
अब इसमें भी लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पहले सारे मॉक टेस्ट कर लें, उसके बाद किसी और इंस्टीट्यूट के करें। क्योंकि जब कोई इंस्टीट्यूट अपने टेस्ट सीरीज को डिजाइन करता है तो मुझे लगता है कि वो सारे क्वेश्चन पूछना चाहता है अलग अलग तरह के, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपने आधे टेस्ट एक इंस्टीट्यूट का कर लिया, बाकी आधे दूसरे के कर लिए, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको पूरा उस इंस्टीट्यूट का जो है मटेरियल जो वो देना चाहते हैं वो ना मिल पाए। तो ये तो होगा मटेरियल के रिगार्डिंग। दूसरा जो आपकी अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी है, वो आपको इन मॉक टेस्ट के थ्रू पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी। देखिए, यूपीएससी इज़ नोन फॉर सरप्राइजेस, एवरीवन नोज दैट। तो इसमें मैं छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि 2018 से पहले जो है पेपर वाज रिलेटिवली, आई विल से, इजी। 2018 में जो है पेपर काफ़ी टफ आया था प्रीलिम्स का। सो इट वाज अ काइंड ऑफ बाउंसर जिसको कह सकते हैं, कि बहुत मुश्किल था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आता था, दूसरा पढ़ा, नहीं आता था, इस तरह करके 10वें क्वेश्चन तक पहुंच गया तो नहीं आता था। देन आई बिकेम टेंस्ड। फिर मैंने अपने लेफ्ट मुड़ के देखा तो वो व्यक्ति हंस रहा था, ही वॉज स्माइलिंग, उसको भी नहीं आता था। राइट देखा, वो भी हंस रहा था। आगे वाला वो भी हंस रहा था। देन आई रियलाइज पेपर मुश्किल है, किसी को नहीं आता है। सो आई वेंट विद द सेम स्पिरिट कि किसी को नहीं आता तो मुझे जितना भी आता होगा मुझे उतना करना है, बट आई डोंट हैव टू ब्रेक डाउन। सबके लिए ही मुश्किल है। एंड वो अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ था। तो बेसिकली आपको स्ट्रेटेजी ये डिवाइस करनी पड़ेगी, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि सबसे पहले तो देखिए, हो सकता है कि पेपर जो आपने सोचा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए। ऐसे केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर काम। मतलब एज अ ब्यूरोक्रेट भी जब रियलाइज करेंगे हम फील्ड पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, कोई भी नई सिचुएशन डेवलप हो सकती है। उसमें जैसे ये कहा जाता है कि भाई, हाउ यू रिस्पॉन्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम वट योर रिस्पॉन्स इज। सो इस हाउ वाले कंपोनेंट को मुझे लगता है कि आपको अपनी टेस्ट सीरीज में ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, कि जब पेपर मुश्किल आएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इजी आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसी तरह से आपको एक ऑप्टिमल अटेम्प्ट अपना एक फिक्स करना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, यदि आप 100% मतलब अटेम्प्ट करने पे चले जाएंगे बिल्कुल केयरलेस होके। जैसे बोलते हैं ना कि एरिस्टोटल की एक थ्योरी है कि ब्रेवरी इज द बेसिकली द मीन बिटवीन द फुलिशनेस, है ना। तो मतलब एक साइड पे आपकी फुलिशनेस है और एक साइड पे आपकी एक्सट्रीम, जो आप कह सकते हैं, कॉवर्डिस है। सो ब्रेवरी इज द मीन ऑफ द कॉवर्डिस एंड द फुलिशनेस। वो मुझे याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया। तो आपको बिल्कुल कॉवर्ड होके भी नहीं चलना है कि मुझे सिर्फ, क्योंकि देखिए सच्चाई है कि कट ऑफ कभी उतनी नहीं जाएगी जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल कॉवर्ड होके बैकफुट पे भी नहीं चलना है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं चलना है कि रैशलेस होके चलना है। सो यू हैव टू डिसाइड योर ऑप्टिमल पॉइंट। सो ये जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंटेंट नॉर्मली हम लोगों को मिल जाता है, इनफैक्ट जितना हमें चाहिए होता है उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। इनफैक्ट हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो सेकंड चीज़, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको क्राफ्ट करनी चाहिए। तो जो ये 4 मंथ्स आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए देंगे, सो इसमें यू हैव टू कम आउट विथ स्ट्रैटेजी, कि अगर पेपर का टफ है, इजी है, तो आप क्या अटेम्प्ट करेंगे, कितना अटेम्प्ट करेंगे, और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्या आपकी रिस्क एपेटाइट है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। जो अभी आपने शेयर किया, जैसे 2023 में एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था, वैसे ही कुछ कहानी 2023 की थी सर। वो मैंने भी प्रीलिम्स दिया था, वो मेरा 2.5 मार्क्स से रह गया था। उसमें हम्म। क्वेश्चंस थे ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री ऑप्शंस। तो हम्म। दैट वाज एवरीबॉडी, आजू बाजू देख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आता था। हम्म। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। एंड अभी आपने जो ऑप्टिमल अटेम्प्ट्स के बारे में बात की और आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो अभी हम धीरे धीरे कर कर और डेप्थ हम्म। में डिस्कस करेंगे। सर, सो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने ठाना कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, और आपने ये भी ठाना कि अब मैं ये सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगा? हाँ, देखिए, जहाँ तक बनने की इंस्पिरेशन के बारे में है, सो आई थिंक हर एक की स्टोरी सेपरेट होती है, मेरी थोड़ी अलग है। आई नॉर्मली एक्चुअली कम फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड। मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन हैं या डॉक्टर्स ही हैं। तो लेकिन मेरे फादर इज़ वेरी मच एक्टिव इनटू द सोशल सर्विस। सो ही इज़ एक्चुअली, ही हैज़ ज्वाइंड अ एनजीओ विच इज़ वर्किंग फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स। सो जब भी हमारा कोई इवेंट होता था फैमिली का, मान लीजिए बर्थडे है या पेरेंट्स की एनिवर्सरी वगैरह है, तो रादर देन गोइंग टू होटल्स और एनीथिंग एल्स, हम नॉर्मली उस ट्राइबल आश्रम में जाते थे जहाँ मतलब पुअर ट्राइबल चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाता था, और उनके साथ भी यूज टू सेलिब्रेट अवर बर्थडे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई केम टू रियलाइज कि मतलब वहाँ पर और भी चीज़ें होती थी, उनके स्कूल भी उनको भेजा जाता था, उनकी जो आर्ट्स हैं उसको भी पब्लिश करने की कोशिश की जाती थी, उनको मार्केट करने की कोशिश की जाती थी। तो इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे एक सोशल सर्विस करने का, आई विल से, कि एक जेन्युइन में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इफ़ आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द पीपल हु आर डाउन ट्रोडन, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी।
So उसमें then I realized कि there are many ways which this contribution can be done. Like one of the ways, of course, my father is a businessman, so he was doing it in my manner. One of my relatives in politics, he was doing it in his manner. So one of the ways I realized कि जो सिविल सर्विस है वो भी एक बहुत अच्छा वे है जिसमें आप लोगों की सर्विस कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब ऑनेस्टली जो सिविल सर्विस में अपॉर्चुनिटी टू सर्व आपको जो मिलती है उसके साथ आपको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलता है, आपको सोसाइटी में एक अच्छी प्रेस्टीज भी मिलती है। सो इन सब चीज़ों से जो है मोटिवेट होकर आई रियलाइज्ड एंड आई डिसाइडेड कि मैं जो है अब सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। That's beautiful, sir. Martin Luther King also said that everybody can be great because everyone can serve, and that is what your father taught you, and that is what motivated you. So, similar story of my father too. That he takes me to cow shelter homes, he takes me to old age home, and that is why I also started preparing. So, sir, now moving on, we dive into our optional subject. So, despite being an engineer, you chose political science, international relations, PSIR as your optional, sir. So, why PSIR? इसमें आई वुड लाइक टू से दैट while डिसाइडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन मैनी थिंग्स। द फर्स्ट कंसिडरेशन आई थिंक इज ऑफ इंटरेस्ट, कि what is your interest. So, since despite being engineer, I realized that my interest is in the political science and international relations. What thing is one reason is that. Second reason is that you have to go for a realistic assessment as well. So I was also thinking of engineering optional at one point of time, but then I realized that the syllabus of the engineering optional is very heavy, and it does not have any cost benefit analysis in the general studies as well. Whereas on the other hand, political science and international relations will give me some advantage in the general studies also, in the other papers also. And then there is a availability of the material and the guidance as well, because जब मैंने एग्जाम दिया था मतलब I gave my first attempt in year 2015. At that point of time, there was not so much of availability of the coaching for the or the guidance for the engineering subjects. जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस इट वाज ऑलरेडी अ वेल एस्टेब्लिश ऑप्शनल, और उसके बहुत सारे जो है गाइडेंस मार्केट में अवेलेबल भी थे, मटेरियल भी अवेलेबल था। So these were the multiple reasons why I chose the political science optional, and I read the syllabus of that optional. Then I realized कि ये मेरे लिए सेट होगा कि नहीं होगा। और उसके अलावा एक और चीज़ थी जो हमारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर दैट मैटर, दे एक्चुअली वर्क somehow ऑन द बुलियन लॉजिक। सो देर इज़ लाइक जीरो और वन वाला लॉजिक होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फेस अ सर्टेन क्वेश्चन, सो अगर आप उसका आंसर दे पाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू प्रूव अ पर्टिकुलर थ्योरी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। लेकिन यदि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको जीरो मिलेगा। बट Yeah. जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें देर इज स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी फॉर योर क्रिएटिविटी। सो इफ लाइक यू आर टू श्योर, अगर Yes. आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने मतलब साइंस के सब्जेक्ट पे, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें आपका स्कोप बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसा मेरे केस में था, मुझे अपने सब्जेक्ट पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको उस लेवल पे प्रेजेंट कर पाऊंगा, इसलिए आई चूज पॉलिटिकल साइंस। It's a so just to reiterate, so firstly you can see your interest, then you can go ahead with the syllabus, क्या पूछा गया है उसमें, and then you can see कि आपके पास right guidance और materials है कि नहीं. These can be few criteria. सर PSIR से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एस्पिरेंट्स ने आपसे पूछे हैं. सर आदर्श इज वन ऑफ द एस्पिरेंट, ही आस्क्ड that due to abundance of resources in PSIR, he's confused to choose the right one. So if you could share some book list and resources in detail. देखिए बुक लिस्ट तो इस टाइम पे मुझे याद नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है वो रेलेवेंट रहेगी। कुछ जो मैंने स्ट्रेटेजीज फॉलो करी थी दैट आई विल शेयर विद एग्जांपल्स जो यू माइट फाइंड हेल्पफुल। देखिए जो डोमिनेंट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, इफ़ यू आर स्टिकिंग टू ओनली दैट मटेरियल, तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स भी फिर जनरली आएंगे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जनरलाइज्ड काइंड ऑफ अप्रोच, सो योर मार्क्स विल ऑल्सो विल बी जनरलाइज्ड। नाउ ये फैक्ट इज दैट कि आपको खुद को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। तो एक तो मतलब मैं कहूँगा कि जो डोमिनेंट मटेरियल है उससे हटकर भी अगर कोई मटेरियल आपको मिलता है, जैसे कि अपने टाइम में आई वुड लाइक टू मेंशन कपिल सिक्का सर, ही वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज टेकिंग क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आई डोंट नो वेदर करंटली ही इज डूइंग दैट और नॉट। Yes. हाँ, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज माय गाइड इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो उनसे भी मुझे एक डिफरेंट मटेरियल प्राप्त हुआ था which I used in my optional answers. Secondly, I will say कि you have to focus
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो मैं आपको एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करूंगा आदर्श। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू रादर देन अ बुक लिस्ट। जैसे जो पेपर टू है पॉलिटिकल साइंस का, उसके दो पार्ट्स हैं। पेपर वन इज पार्ट वन इज अबाउट द थ्योरी एंड पार्ट टू इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यस सो सर। उसमें क्या है कि आपको, मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम पेपर टू पार्ट टू, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन है, द नॉन थ्योरी वंस, उसमें आपको कहीं ना कहीं थियोरटिकल इनपुट देना चाहिए, विच विल मेक अ डिफरेंस। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर लें, अगेन जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको उतना डीपली ना लिया जाए, क्योंकि माई नॉलेज इज मच लेस देन योर्स एज ऑफ नाउ। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ अवर पॉलिसी अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान, जस्ट लाइक अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ या इस टाइप के जो इंसिडेंट्स हुए, सो दिस काइंड ऑफ पॉलिसी अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द रियलिज्म, जो थ्योरी ऑफ रियलिज्म है, जो कि पार्ट वन से आती है। वैसे ही किसी कंट्री के साथ यदि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, हम उसके साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हैं, सो दैट कैन बी एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म, बिकॉज लिबरलिज्म की जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन की, दैट टॉक्स अबाउट दैट वी शुड गो फॉर द इंटरडिपेंडेंसेज, वी शुड गो फॉर द डीप इकोनॉमिक लिंकेजेस। एंड सिमिलरली किसी एक कंट्री के साथ एक बार में दो से ज़्यादा पॉलिसीज को भी हम फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ वी आर फॉलोइंग बोथ द पॉलिसी ऑफ रियलिज्म एज वेल एज द पॉलिसी ऑफ द एंगेजमेंट, जिसको कुछ लोग कॉन्गेजमेंट भी बोलते हैं, कंटेनमेंट प्लस एंगेजमेंट। सो जब आप इन क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, अपने आंसर में डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट इन एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, यू ट्राई टू ब्रिंग आउट दिस थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, जिससे कि ये पता चले कि ये जो मतलब व्यक्ति है, ये जो एप्लीकेंट है, ये जो कैंडिडेट है, ही इज नॉट गिविंग अ जनरल आंसर, ही एक्चुअली हैज द कैपेसिटी टू अप्लाई द थ्योरीज दैट ही लर्न इन द पार्ट वन टू द पार्ट टू, बट नॉट टू मच ऑफ इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हो गया, बट यू हैव टू गिव दिस समवेयर। सिमिलरली जो आपका पेपर टू का जो पार्ट वन होगा, उसमें यू विल हैव टू डू द रिवर्स। सो सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म, so there is one of the theories in international relations about the functionalism. So when you are discussing that theory, you can actually give the example of European Union, because European Union is a very classic example of functionalism. Then there are new theories like neo functionalism. अब तो शायद कुछ और भी theories आ गई होंगी, तो normative theories भी थी उसमें. So when you are talking about these kind of theories, if you can give a current example, सो दैट विल बी एक्चुअली मटर बेटर थिंग। जैसे मान लीजिए नियो कॉलोनिज्म को कोई थ्योरी है, तो अभी भी जो अफ्रीका और जो यूरोपियन कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं, कि रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है और फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, so these kind of small examples you can give at least in some questions. तो दिस थिंग्स, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द पेपर टू, पेपर टू में भी आपके दो पार्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड थ्योरी। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें यू शुड ट्राई टू इनकलकेट द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड ट्राई टू इनकलकेट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलर्स व्यू। तो बहुत जगह आपको स्कॉलर्स के व्यू मिलेंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और दूसरा, स्कॉलर्स के व्यू को भी आप लोग ओवरडू मत करें। ये मेरे साथ मेरे कुछ पहले अटेम्प्ट्स में गलती रही कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें मैंने 10-12 स्कॉलर्स के व्यू डाल दिए, और फिर उस समय मेरे नंबर कम आए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका शायद आंसर नहीं हो पाया उस वे में, जस्ट टू मतलब शो केस कि मुझे ये स्कॉलर भी पता है, वो स्कॉलर भी पता है। तो उसमें फिर जो आंसर था उस क्वेश्चन का, वो मैं नहीं कर पाया। जो भी आपका पास चीज़ है, चाहे वो स्कॉलर्स के व्यू हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, चाहे वो जजमेंट्स हैं, चाहे जैसे मैंने कहा कि थ्योरी की एप्लीकेशन है, ऑल दिस शुड बी अ वे जिससे आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन रख पाएं, जिससे पढ़ने वाले को क्लैरिटी हो। क्लैरिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया इन दीज एग्जामिनेशंस। उस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपके आंसर में क्लैरिटी हो। तीसरा, यदि आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिल पाए, जैसे कि इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जो नई मैगजीन्स वगैरह आती रहती हैं उसमें पढ़ना हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने आपको कहा, यू शुड गो टू द नॉन डोमिनेंट, मतलब कि जो अदर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो अदर रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने अपने टाइम में कपिल सर से भी इसके बारे में गाइडेंस ली थी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का क्वेश्चन एक आता था उस टाइम में पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो डिस्कस करते थे एक नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। लेकिन इसमें जो है थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्किनर ने दिया है। अब जब ये जो चीज़ें हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बाय स्किनर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अगर आपके इस लिबर्टी का क्वेश्चन आया, आपने नेगेटिव लिबर्टी डिस्कस कर ली, पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कस कर ली, एंड में आपने बस 2 लाइन में अगर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को डिस्कस कर दिया, इतना सा भी लिख दिया कि थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी गिवन बाय द स्किनर रिवाइज अबाउट द न्यू रोमन आइडिया, सो एंड 1-2 मोर सेंटेंसेस, इतना सा भी अगर आप लिख देंगे, तो उसको ये लगेगा कि एग्जामिनर को कि यू हैव गॉन बियॉन्ड द डोमिनेंट मटेरियल। सिमिलरली जैसे इक्वालिटी का क्वेश्चन जब आता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी का फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने सारी थ्योरीज डिस्कस कर ली कैपेबिलिटी अप्रोच तक, लेकिन उसमें जो कुछ नए डॉक्ट्रिन्स आए हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंसी बाय हैरी फ्रैंकफर्ट, सो राइट। इनको अगर आपने 2 लाइन में डिस्कस कर लिया कि ये डॉक्ट्रिन है, दिस आल्सो टॉक्स अबाउट दिस थिंग,
सो आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट टेकिंग एज। क्योंकि अगर सब जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अगर वो मटेरियल सेम ही है और सेम ही आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें यदि आप ये छोटी छोटी इनोवेशन ले आएंगे कि जैसे पेपर टू के पार्ट टू के क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी का इनपुट देना, पार्ट वन के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना, आईजीपी के अंदर कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह देना, और इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो थ्योरी के क्वेश्चन बताया दैट इज अबाउट द पेपर वन पार्ट वन, उसमें राइट। आपको कुछ जो नई थ्योरीज है उनके बारे में एग्जांपल देना। तो इसलिए मैंने आपको चारों पार्ट जो है पेपर वन पेपर टू के जो मेरे टाइम में आते थे उनके हिसाब से आई टोल्ड यू माई स्ट्रेटेजी। हाँ, गैदरिंग दिस मटेरियल इज लिटिल बिट अ टास्क, बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू मतलब स्कोर हायर, तो आपको थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने पड़ेंगे। राइट सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। तो एस्पिरेंट्स, हमको चतुर और साइलेंसर नहीं बनना है 3 इडियट्स की तरह कि रट्टा मार रहे हैं हम एक ही चीज ऐसे स्ट्रेट जैकेट लेकर चीजें चल रहे हैं। रादर वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। जैसे कि सर ने शेयर किया, पेपर वन के कोई स्कॉलर्स हैं तो उनको पेपर टू प्रैक्टिकल पार्ट में इस्तेमाल करो, लाइक दैट। और बैलेंस चीज़ें लेकर चलो, लाइक बैलेंसिंग द स्कॉलर्स एक पर्टिकुलर आंसर में होने चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की खराबी होती है। So now, sir, Vinay has asked us that he has completed his GS syllabus and now his optional subject is left. It's already December. So how to balance this with prelims preparation? इस टाइम प्रीलिम्स एग्जाम कब है? सॉरी आई फॉर गेटिंग द Sir, टाइमलाइंस। prelims is in May 24. May 20. 24। Yes, sir. Okay, it is December already. January, February, March, April, May. So there is around 5 months of time left. 5 6 months if we include the December to the prelims. So विनय आई थिंक कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड 4 मंथ्स इज आई थिंक सफिशिएंट। ओके, सो अभी आपके पास जो है 2 मंथ्स का टाइम है। इसमें यू कैन एक्चुअली गो फॉर योर होनिंग योर ऑप्शनल। इसमें आप पूरी तरह से ऑप्शनल को पढ़ सकते हैं। आप ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट। एंड सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको अभी जो टेक्निक बताई, जो भी आपको ऑप्शनल हो, उसमें आप इस टेक्निक को जरूर फॉलो करें कि जो मार्केट में डोमिनेट मटेरियल चल रहा है उससे आप एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं, और उस चीज़ का आप डेटा सेट बना के रख लें। उसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक होंगी, कुछ डायनेमिक होंगी। जो डायनेमिक चीज़ें हैं वो भी खैर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, दैट यू कैन अपडेट लेटर ऑन। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, और ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम रहता है बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस। उस केस में आपका मैक्सिमम एफर्ट ये होना चाहिए कि आप अपनी आंसर राइटिंग में हाउ टू गो फॉर द वैल्यू एडिशन। और ये तभी हो पाएगा जब आपका मटेरियल ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। उस टाइम पे इफ़ यू विल थिंक ऑफ मतलब लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच और सारा मटेरियल इकट्ठा करना, फिर उसको वैल्यूडेशन में जोड़ पाना, बिकॉज प्रेजेंटेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किस तरह से अपने आंसर राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एक्चुअली डू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव द मटेरियल रेडी विद यू। सो आई विल सजेस्ट कि आप दिसंबर और जनवरी में जो है अपने ऑप्शनल के मटेरियल को अच्छी तरह से रिवाइज करें। उसमें जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको ऐड करनी है जो आपके आंसर को डिफरेंट बनाएगी, वो उस चीज़ को आप कलेक्ट करें। एंड देन बियॉन्ड जनवरी यू कैन एक्चुअली गो फॉर द फोकस्ड प्रीलिम्स प्रिपरेशन। Yes, sir. Next question, Sanjeet has asked this, that is there any framework for answer writing, or should we just write whatever is coming to our mind? हाँ संजीत, दिस इज बेसिकली आई वुड से कि वेरी गुड क्वेश्चन कि आंसर राइटिंग जो है बेसिकली इट्स सेल्फ एन आर्ट। ओके, और आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर आंसरिंग फॉर द यूपीएससी। वो अपने हालांकि उसमें भी लिखता है एलिजिबिलिटी में कि वेल एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। सो कीपिंग दिस इन माइंड यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द वर्ड लिमिट। लाइक इन अवर टाइम्स इट यूज टू बी 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स। आई थिंक आज भी शायद मोर और लेस सेम ही होगा। सो एनी टॉपिक दैट यू आर आंसरिंग देयर यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक तो वर्ड लिमिट है आपके पास, और आपके पास टाइम लिमिट है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन कैरीज द सेम मार्क्स। जहाँ तक फ्रेमवर्क की बात है, आई थिंक फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ठीक है, जैसे आपने ये पूछ लिया, आपसे सवाल पूछ लिया गया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का, एंड यू एक्चुअली मतलब आपने बस लिखना शुरू कर दिया, बाद में ऊपर लिखा था कि भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस। ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे नंबर इसलिए नहीं आते हैं कि हमसे जो पूछा गया हम वो नहीं लिखते हैं, जो हमें आता है हम वो लिखते हैं। एंड दिस इज Right. वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम्स विच आई ऑल्सो यूज टू फेस, क्योंकि आई हैव फेल्ड इन 4 means। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहली चीज़ है, अच्छी आंसर राइटिंग के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। Hmm. ऑलवेज रीड क्वेश्चन ट्वाइस। एटलीस्ट अभी आपका प्रैक्टिस का टाइम है, तो यू शुड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड ट्राई टू एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर
मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही कह लूँ। उसमें क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द इंडियाज एफर्ट्स एंड व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द न्यू बैलेंस डिक्लेरेशन, जो भी रिसेंटली सीओपी जो हुआ था। तो इसमें तीन पार्ट्स हैं कि पहले क्लाइमेट चेंज क्या है, फिर इंडिया का क्या रोल है, और फिर बैलम के डिक्लेरेशन में क्या आया है निकल के। अब यदि मान लीजिए आपने बैलम डिक्लेरेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और न्यूज़ में बहुत चल रहा है, और आप सीधा लिख दें कि ठीक है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का चेंज होना है, इंडिया ने एनडीसी दिए हैं, और फिर बैलम के आपने 20 पॉइंट लिख दिए, तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बट आई थिंक आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन के सारे पार्ट को एड्रेस नहीं किया है। सो अभी क्योंकि आपके पास टाइम है, आप लिखने से पहले क्वेश्चन को सोचें, पढ़ें, और फिर क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाएं। जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी इन नेचर हो सकते हैं, जैसे हमारे टाइम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज एलिलोपैथी, व्हाट आर इट्स यूजेस, वो, तो उसमें यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट कि ओके एलिलोपैथी क्या है, उसके यूजेस क्या है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें यू विल हैव टू फर्स्ट डिस्कस द आइडिया, एक्सप्लेन इट, एंड देन यू हैव टू क्रिटिकली इवेल्युएट बेसिकली कि उसके क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको जो एक स्ट्रक्चर है वो अपने माइंड में आपको फ्रेम मेरे हिसाब से करना चाहिए, और उसमें सबसे अच्छी आपको गाइडेंस देगा क्वेश्चन इटसेल्फ। राइट राइट सर, मेरे भी दो मेंस फेल हुए, शायद यही एक कमी रह गई होगी कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। सो ये जस्ट एवरीबॉडी नोट डाउन दिस पॉइंट कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, देन यू आंसर दैट। नेक्स्ट सर, सर डू यू recommend aspirants that they should take some more guidance apart from the dominant material जो मार्केट में ऑलरेडी है रिगार्डिंग PSIR? हाँ डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो डोमिनेंट मटेरियल है वो बहुत अच्छा मटेरियल है। यू नीड टू ब्रश अप योर बेसिक्स, आपको पहले बेसिक्स आने चाहिए, उसके बाद ही यू कैन बिल्ड ऑन, जिसको हम बोल सकते हैं कि आइसिंग ऑन द चेरी केक वाली जो चीज़ है। सो यू गो थ्रू दैट मटेरियल प्रॉपरली, यू ग्रैस्प दैट मटेरियल प्रॉपरली, उसको आप सीखें, उसको आप पढ़ें, पर उसके ऊपर आपको कुछ एडिशन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल्स दिए, अगर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, अब ये मैं सब अपने टाइम की बातें बता रहा हूँ, हो सकता है मार्केट का मटेरियल अपडेट हो चुका हो, उसमें नई चीज़ें आ चुकी हों, अगर वो आ चुकी हैं देन यू हैव टू मूव बियॉन्ड। जैसे आई गिव द एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कि टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी हमारे टाइम पे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, बट देयर इज अ न्यू थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इक्वालिटी की डेफिनेशन हमारे टाइम पे अमर्त्य सेन तक हम मतलब मटेरियल में थी, बट दिस आइडिया ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। देन दिस मेथड एक्चुअली लिंकिंग, जो मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लिंक करना, सो दिस मेथड वाज आल्सो समथिंग विच वाज डिफरेंट। सो जो भी डोमिनेंट मटेरियल है उस पर आप बिल्कुल जाएं, बहुत अच्छा मटेरियल है, वो बहुत ज़रूरी भी है आपके बेसिक्स को समझने के लिए। पर उसके ऊपर यदि आप कुछ एक वैल्यू एडिशन कर लेंगे, देखिए एग्जाम इज ऑल अबाउट एक्चुअली सिक्योरिंग हाफ और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा इन ईच एंड एवरी पेपर। सो दे आर लाइक अराउंड 7 9 पेपर्स बेसिकली, दो लैंग्वेज के होते हैं, उनको छोड़ दें 7 पेपर्स होते हैं जिसमें आपका स्कोर काउंट होता है। इफ देर आर 20 क्वेश्चन इन वन पेपर एंड यू आर स्कोरिंग 1 मार्क एक्स्ट्रा इन ईच क्वेश्चन, सो इन वन पेपर यू आर स्कोरिंग अराउंड 20 मार्क्स एक्स्ट्रा, एंड इंक्लूडिंग ऐसे ऑल्सो इफ यू स्कोर 20 मार्क्स एक्स्ट्रा इन दी ऐसे, सो आप इन 7 पेपर्स के अंदर 140 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टेड एंड द नॉन सिलेक्टेड। सो वो जो मार्क है आपका, मार्क्स आपको 7 मिलेंगे कि 8 मिलेंगे, दैट इज द एंटायर फाइट। सो इट इज़ नॉट अबाउट दैट अराउंड 2000 मार्क्स की फाइट नहीं है, इट इज़ ओनली अबाउट दैट एक्स्ट्रा 1 मार्क इन एवरी क्वेश्चन, और वो आपको इस चीज़ से मिलेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मटेरियल। एंड आई एम श्योर, आई नो ऑल्सो कि हर एक क्वेश्चन में ये कर पाना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन में इस चीज़ को कर पाते हैं, सो आई विल से कि वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आपको नॉन डोमिनेंट मटेरियल भी जो है थोड़ा सा ट्राई आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, मैंने कपिल सिक्का सर से उस टाइम पे गाइडेंस ली थी, तो उनसे मुझे कुछ जो है नई चीज़ें एडिशन अपने करने में मिली थी, फ़ायदा मिला था। Very rightly shared, sir, that in civil services, this is very true that every drop counts. That means every half a mark also counts for you to be selected or not to be selected. Sir, now moving on to the writing skills, you've already shared a good framework with us with a beautiful example. सर राइटिंग स्किल्स को लेकर हमेशा से एक डर बना रहता है, शुरू ही नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि एक परफेक्ट आंसर लिखेंगे, एक दिन, वो एक दिन कभी नहीं आता है, बस एग्जाम का डेट आ जाता है। Sir, what would you recommend? What would you advise the aspirants on these answer writing skills? ये देखिए सबके साथ ही होता है कि मतलब हम कभी अच्छा आंसर आएगा तब शुरू करेंगे, अभी तो हमें नॉलेज ही नहीं है, अभी तो हमारा सिलेबस रह गया है, वो रह गया है, वो देखिए दिन कभी नहीं आएगा, जब मतलब जब सारी लाइट्स ग्रीन होंगी ऐसे दिन कभी नहीं आएगा। तो आई विल से कि 100 खराब आंसर लिखकर आपको एक अच्छा आंसर मिलता है।
So I Right. will say कि you should start from the test series or you should start your answer writing practice, ठीक है, as soon as you have completed your syllabus. और उसके बाद आप जो है उसको, आजकल तो इंस्टीट्यूट्स जो है टॉपर्स की कॉपी को अपलोड भी करते हैं, मेरे हमारे टाइम में भी शुरू हो गया था, अब तो और भी ज़्यादा कॉमन हो गया होगा। तो आप उस पर्टिकुलर टेस्ट में जहाँ पे उस टॉपर्स की कॉपी है उससे अपने आंसर को एक बार मैच करके देखें कि उसमें और क्या डिफरेंस है। दूसरा, आप खुद उसको जरूर रिव्यू करें। मतलब ऑल दो टेस्ट सीरीज होती हैं, वहाँ आंसर कॉपीज चेक भी की जाती हैं, आपको कमेंट्स भी मिलते हैं, बट अपना खुद का जज आप सबसे अच्छे हो सकते हैं। सो यू ऑलवेज लुक एट योर आंसर आफ्टर गिविंग द टेस्ट। आप खुद उसको जब वो चेक होके आए खुद भी उसको पढ़ें कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता था। लेकिन ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको आंसर लिखना शुरू करना पड़ेगा। रिमेंबर, जब आप 100 खराब आंसर लिखेंगे उसके बाद आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। सो ऑलवेज बिगिन नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको सब कुछ करने के बाद ही आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें भी जो है कि आपको स्ट्रक्चर किसका क्या रखना है, आपको क्वेश्चन का सारे पार्ट्स का आंसर करना है कि नहीं, ये तभी होगा जब आप मिस्टेक्स कमिट करेंगे। बिना ही मिस्टेक्स कमिट करे आपको लर्निंग नहीं होगी। सो राइट एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल। राइट सर, सो परफेक्शन के पीछे नहीं, प्रैक्टिस के पीछे भागे। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है सर, वो गिरता है और वो हंसता है, गिरता है और हंसता है, वैसे ही शायद हम एस्पिरेंट्स को भी होना चाहिए। सर, सो अब हम थोड़ा सा हेवी वेट पे जो क्वेश्चन है उस पे जाते हैं। सर, राधा हैज आस्क्ड दिस दैट शी हैज गिवन 2 UPSC मेंस in the last 3 years, and now she has failed, and she gave UPPSC mains also last year, but she failed the UPPSC prelims this year. So now she feels totally demotivated. So you have gone to the last attempt, you cleared in that. So how would you encourage these participants or these aspirants actually, जो उम्मीद छोड़ देते हैं या फिर अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं काफी फेलियर्स के बाद? तो इसमें आई विल से कि सिंस आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, मतलब आई नो द फेलियर इज एक्चुअली वेरी हैवी, ठीक है, और हमें उस केस में बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एंड सो इसमें आप दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जैसे कि मेरे केस में था कि ऑप्शन टू आपके पास एक रेडी होना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। जैसे सिंस आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो आई वाज लाइक कि अगर मेरा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है देन आई विल ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। सेकेंड, मुझे लगता है कि सिंस इट इज़ अ टाइम ऑफ क्राइसिस यू विल नीड सम एक्सटर्नल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड support system, and that support system can be your parents, can be your close friends, can be your close family members who actually believe in you and they give you a genuine advice, दे गिव यू अ जेन्युइन लेग अप। जैसे कि माय फादर वाज ऑलवेज लाइक कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा नहीं हुआ लेकिन यू सी कि पिछली बार से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछली बार आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, इस बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। पिछली बार आपका मेंस भी नहीं हुआ था, मतलब मेंस में आपके कम नंबर थे, इतने नंबर थे, इस बार आपके मेंस में इतने नंबर है। पिछली बार आप मेंस लूज कर गए थे, इस बार आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए हैं, इंटरव्यू स्टेज से आप वापस आए हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा जो है सपोर्ट सिस्टम अपने लिए एक रखना पड़ेगा। और तीसरा और परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू कीप इन माइंड योर ऑब्जेक्टिव। Right. अगर आपके माइंड में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे ये करना ही करना है, तो फिर आप किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल को, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप डिसअपॉइंटेड भी रहेंगे, कुछ टाइम के लिए यू विल बी फील रिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड, बट इवेंचुअली यू विल ओवरकम। एंड वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में जरूर क्लियर होना चाहिए। मतलब आई विल नॉट से कि भी एक एक जनरल ट्रेंड की भी, ठीक है, हमारे मन में सर्विस का ऑब्जेक्टिव है, किसी के मन में हो सकता है प्रेस्टीज का ऑब्जेक्टिव हो, किसी के मन में पावर का ऑब्जेक्टिव हो, वट एवर इट इज, वो रीज़न आपके माइंड में क्लियर हो और वो रीज़न आपके सामने हमेशा रहे, अपने टेबल पे लिख के रख लें कि आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बी आईएफएस ऑफिसर, आई वांट टू बी आईपीएस ऑफिसर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू सर्विस, इट विल गिव मी प्रेस्टीज, वट एवर इट इज। उसको हमेशा अपने सामने रखें एंड दैट विल गिव यू मोटिवेशन। उसके अलावा ऑब्वियसली आप कुछ मोटिवेशन स्टोरीज भी, मुझे लगता है कि ये चीज़ दे आल्सो हेल्प, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द इंटरनल मोटिवेशन विच मैटर्स द मोस्ट, जिसके लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव माइंड में रखना है, एक गुड सपोर्ट सिस्टम अपने माइंड में रखना है। और देन यू हैव टू थिंक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। देखिए इंसान जो है वो सिर्फ आपके सक्सेस को देखता है, फेलियर को नहीं देखता। जैसे मेरे साथ भी ये होता था कि आई फेल मल्टीपल टाइम्स, सो पीपल आर सेइंग कि अरे तुम्हारे साथ वाले तो देखो, वो तो सब डिविजनल इंजीनियर बन गया है, उसके पास तो ये नौकरी मिल गई है, उसकी तो शादी हो गई है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हो भी नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। सो उन सब चीज़ों से बचने के लिए वन थिंग वाज लाइक आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट। सो वो जैसे मैंने कहा कि एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आई हैड द ऑप्शन बी
वो भी आपके पास होना चाहिए, और तीसरा जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपके पास होंगी, सो देन यू विल ओवरकम। वेरी राइटली शेयर्ड सर। सर, सो ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि बस अब और नहीं, एंड दिस इज इट, आई वांट टू गिव अप बट यू डिडंट? हाँ, ये मेरे साथ फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद हुआ था। जब फिफ्थ हम्म। अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फोर्थ अटेम्प्ट में आई वेंट टू द इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिफ्थ अटेम्प्ट में इट वाज माय सेकंड इंटरव्यू बेसिकली। सो उसमें जब सिलेक्शन नहीं हुआ, देन आई फेल्ट वेरी बैड। तो मुझे ये लगा कि यार इतनी मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। लगता है कि मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई फेल्ट लाइक कि भाई अब लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मेरे फादर ने, और मतलब मेरे फादर ने स्पेशली, लेकिन मेरी मदर ने भी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ठीक है, पांच तो हो गए, छह ही अटेम्प्ट मिलते हैं, देयर इज ओनली वन अटेम्प्ट लेफ्ट। ठीक है, वट एवर लॉस दैट यू हैव मतलब फेल्ड, हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, मतलब हमारे लिए सोसाइटी क्या बोलती है तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप सिक्स अटेम्प्ट के बाद भी फेल हो जाओ, इट इज सेम फॉर अस, इट डजेंट मैटर टू अस। ठीक है, यू गो विद द लास्ट अटेम्प्ट। और सेकंड, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी होती है कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द टारगेट। तो वो भी एक, हम्म। मतलब एक अपने माइंड में एक चीज़ आती है कि यार अब इतना हो गया है, अब थोड़ा सा ही हो सकता है इंप्रूवमेंट बाकी बचाओ, और फिर लास्ट अटेम्प्ट है, एक बार ट्राई करके देख ही लो। तो ये चीज़ जो है उस टाइम पे फिर मुझे ऐसी लगी कि चलो, मेरे फादर ने तो मुझे कहा ही कि तुम्हारे मन में है, मतलब आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, बट इफ़ यू फील लाइक यू शुड गो फॉर दिस लास्ट अटेम्प्ट, दैट इज़ माई एडवाइस, एंड इट डजेंट मैटर टू मी। तो एक वो मेरे लिए एक मतलब मॉरल बूस्टर था। दूसरा ये है कि मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी मैं, देखिए अगर आपकी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होती है स्टेज बाय स्टेज, जैसे कि आपने इन एस्पिरेंट्स के बारे में बताया कि नाउ शी इज़ ऑलरेडी गोइंग फॉर द मेंस बेसिकली। तो जो प्रीलिम्स का वो एक है, आई थिंक शी शुड टेक इट दिस इन द राइट स्पिरिट इफ शी वांट टू परस्यू दिस प्रोफेशन, कि एटलीस्ट आप ये देख लीजिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से 7 से 10 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से सिर्फ 14 या 15 हज़ार ही जो लोग हैं इनको मेंस लिखने का मौका मिल पाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रेशो, कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे फिल्टर से निकल कर आ चुके हैं। और इस स्टेज पे मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मुझे लगता है कि यू डोंट हैव द शॉर्टेज ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स आपके पास मौजूद होते हैं जो आपको आंसर में चाहिए। इट्स समथिंग मेनली अबाउट द प्रेजेंटेशन, और कुछ जैसे लक फैक्टर भी रहता ही है ऑब्वियसली। तो देर इज अ वेरी माइनर गैप विच यू हैव टू कवर। सो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। और दूसरा, इन द प्रोसेस आप हमेशा लर्न करते हैं, सो आपका फोकस ये होना चाहिए अगले अटेम्प्ट के लिए कि यू फर्स्ट एनालाइज कि आपके जो वो दो अटेम्प्ट्स थे उसमें वाई यू फेल्ड, वट वॉज द रीजन हम्म। बिहाइंड दैट फेलियर। और फिर उस फेलियर से जो है आप लेसन लेकर आई थिंक यू शुड प्रोसीड, कि आप नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। तो इफ यू टेक इट दैट इन द पॉजिटिव लाइट, आई थिंक यू विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। Right, sir. So there are many aspirants like me. Like this year, I gave my fifth attempt and I couldn't clear mains. I started working now. So do you recommend that we should go for sixth attempt? And as you felt that totally devastated after fifth, same was my story and anybody else's. आई थिंक इट इज़ अ टोटली पर्सनल कॉल। मतलब मैं अपने एग्जाम्पल से किसी और को इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि हर एक इंसान के कंस्ट्रेंट्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी ट्राइबल एरिया से उठ के आ रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए पहला अटेम्प्ट देना भी इतना मुश्किल है, तो उसके लिए आंसर डिफरेंट होगा। और क्या कहते हैं, मेरे लिए आंसर डिफरेंट होगा, या आपके लिए आंसर डिफरेंट होगा। हालांकि पर्सनली मैं ये कहूँगा कि सिक्स अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसका सबसे अच्छा जो जवाब है वो आपके कंसाइंस ही आपको देगी। मतलब True. आपको ही ये डिसाइड करना है कि भाई मैं ये अटेम्प्ट देना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहता हूँ। और उसका अगेन ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव इंटरनल है, अगर आपका मोटिवेशन इंटरनल है, तो आई थिंक आपको देना चाहिए। लेकिन यदि आपका जो मोटिवेशन है या आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सटर्नल है, मान लीजिए क्योंकि किसी और ने आपको बोला है कि यार ब्यूरोक्रेट की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, मतलब ट्रस्ट मी, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, सो True, बीइंग sir. ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल। बट अगर आपको किसी और ने बोल रखा है क्योंकि भाई आईएएस बनना ही बनना है, ये फलाना ढिमका, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे लगता है उस केस में यू शुड लुक आउट फॉर दी अदर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज लाइफ हैज़ मैनी बेटर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। लेकिन यदि Mm. आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, प्लस सेकेंडली जैसे कि मैंने कहा, आपके पास ऑप्शन भी है कि नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, सिविल सर्विस की जर्नी में इट विल कॉस्ट यू फाइनेंशियली ऑल्सो, इट विल कॉस्ट यू इमोशनली ऑल्सो, इट विल कॉस्ट यू साइकोलॉजिकली ऑल्सो। सो ये जो कंबाइंड कैपिटल है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, ये जो कंबाइंड कैपिटल है, यदि आपके पास वो कैपिटल बची हुई है, और उससे भी Mm. बड़ी आपकी मोटिवेशन इंटरनल है, देन यू शुड गो फॉर द सिक्स अटेम्प्ट। और यदि आपकी वो कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुकी है और आपकी मोटिवेशन भी जो है कम हो चुकी है, देन आई थिंक यू शुड लुक फॉर द अदर ऑप्शंस, बिकॉज लाइफ इज मच बियॉन्ड यूपीएससी।
ट्रू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। सर, इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू नहीं हुआ और प्रीलिम्स के बीच में बहुत कम वक्त होता है, तो उस वक्त में आपने इतना प्रेशर कैसे हैंडल किया? देखिए उसमें यही होता है कि जब व्हेन यू डिसाइड, हम्म। मतलब इसमें मेरे फादर मुझे ये हमेशा सीख देते थे कि बोलते थे कि भाई अब जो हो गया वो हो गया, यू फोकस ऑन द नेक्स्ट। सो व्हेन यू डिसाइड ऑन गिविंग योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस हिस्टीरिया कि मेरा नहीं हुआ है और आई हैव फेल्ड। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देने जाएं, मतलब इंटरव्यू से प्रीलिम्स के बीच में, तो आपको ये सब भूल जाना है कि आई एम अ फेलियर। ठीक है, देन यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, एंड आउट ऑफ द अराउंड 10 लाख पीपल और 7 लाख वट एवर दैट नंबर इज पीपल सिटिंग, ओनली 2,000 पीपल गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड एंजॉय दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब इसमें में एक बड़ा पॉजिटिव हमें जो इंस्टेंस था, एक हमारे टीचर थे राजेंद्र नगर में, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। उन्होंने कहा था जो अपॉर्चुनिटी आपको इंटरव्यू में मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी कभी आपको सिलेक्शन के बाद भी नहीं मिलेगी। एंड ही वॉज राइट इन सर्टेन वेज। ही वॉज सेइंग कि छः मतलब पांच यूपीएससी के लोग, जिनमें से एक उनका मेंबर है, मतलब दे आर ऑल वेरी हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे आर इन्वाइटिंग यू, दे आर हम्म। सेलिब्रेटिंग योर मेन सक्सेस। और वो आपको टाइम दे रहे हैं, जब जिस टाइम आप उनके केबिन में बैठे हुए हो, उन्होंने बाहर लाल बत्ती लगा के रखी हुई कि कोई और उस टाइम नहीं आ सकता। मतलब उस रैंक के ऑफिशियल्स के पास उस टाइम वो आपसे आपकी कहानी पूछ रहे हैं। एंड ही वॉज वेरी ट्रू कि आज भी हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मतलब इवन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर से या डीजीपी रैंक के ऑफिसर के पास जाके उनके ऑफिस में बैठकर अपनी आधे घंटे उनको कहानी सुनाऊँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। राइट सर। सो ये जो यूनिक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इंटरव्यू के टाइम पे कि पांच इतने सीनियर पब्लिक ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपको अपने ऑफिस में बुलाकर आपसे आपके बारे में जान रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखें कि आई एम ऑलरेडी, मैंने उन 2,000 लोगों में से हूँ, और मैं प्रीलिम्स पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, मेंस भी क्लियर कर चुका हूँ, और ऑलरेडी जो हो गया वो हो गया, मुझे इंप्रूव ही करना है, थोड़ा सा ही मुझे पुश लगाना है। सो अगर आप इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरव्यू तक पहुंचा होता है उसकी इतनी कैपेबिलिटी होती ही है। इट्स जस्ट अबाउट मतलब गेटिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दैट हिस्टीरिया और दैट फेलियर वाला फीलिंग, इस नए वाले फीलिंग में कि दिस टाइम आई विल सक्सीड। राइट सर, एक बहुत सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बाकियों से जो होता है ना, वो चार लोग हमारी ज़िंदगी के कि ये नहीं कर रहे हैं, या हमें हमेशा से शर्मा जी के बेटा या बेटी से कंपेयर ही करते रहते हैं, वैसे नहीं। हमारे पेरेंट्स हमारा एक बहुत ही एक हमारी स्पाइन होते हैं सर। मेरा मानना तो ये पिछले मेरे साथ भी 5 सालों में मेरे हम्म। पेरेंट्स, मेरा ब्रदर हमेशा से साथ ही रहा है। अ, हम्म। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, अब हम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं कि जगह जगह बहुत सारी यूपीएससी की गाइडेंस फ्री में मिल रही है, तो हम लोग सारे 3 इडियट्स की तरह हो गए हैं। जैसे हम्म। कि वो एक सीन था जब रांचो ने अपने दो फ्रेंड्स के नाम लिखे थे और सारे हम्म। हम्म। बुक्स और पलटे पेज पलटते ही जा रहे थे। तो वैसे ही हमारी एस्पिरेंट्स की हालत है, तो एक फोमो हो जाता है कि नया मटेरियल नहीं आया, कि फोमो हो गया कि उसको भी पढ़ना है। तो सर, हाउ वुड यू एडवाइस कि क्या सारी गाइडेंस सही है, या फिर हम कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ आगे बढ़े? हाँ डेफिनेटली, जैसा आपने कहा, और ये तो वैसे भी एज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो रही है, अब तो एआई भी इसमें आ गया है। ट्रू। तो इसमें मैं कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या नहीं पढ़ना है। ट्रू। इसीलिए हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ठीक है ना। राइट तो सर। हर मटेरियल जो आपको फ्री में मिल रहा है, वो जो क्लेम कर रहा है कि ये आप पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स गारंटेड, वरना आपका मनी बैक। अरे मतलब मनी बैक अगर हो भी जाएगा, पहले तो होगा नहीं, उसमें कंडीशंस होती हैं। हो भी जाएगा तो क्या, आपका साल तो खराब हो गया ना। ट्रू तो सर। मतलब एटलीस्ट इस तरह के कैची एडवर्टाइजमेंट्स में ना पड़े। ठीक है, अब मटेरियल को चूज कैसे करें, जहां तक आपने कहा स्टैंडर्ड मटेरियल। अब मैं अपने टाइम का बताऊंगा, ऑब्वियसली मच ऑफ डिफरेंस माइट हैव हैपेंड बिफोर दैट, तो इसलिए वो उतना वैलिड नहीं रहेगा, पर कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है वैलिड रहेंगी, वो उस टाइम भी थी और आज भी थी। सबसे पहले तो आई थिंक यू शुड रीड दी सिलेबस थरली। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगेन, बिकॉज आई थिंक एग्जांपल से लोग बेहतर समझते हैं। जैसे आपका पेपर टू है, पेपर टू में सिलेबस में लिखा रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर उसमें अलग से लिखा रहता है पंचायती राज, देयर इंस्टीट्यूशंस, देयर फंक्शनिंग एंड चैलेंजेस वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन हर साल पेपर में, हम एटलीस्ट हमारे टाइम तक एक क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आता ही आता था। कभी वो उसके फंक्शंस पे आता था, कभी उसके चैलेंजेस पे आता था, कभी वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर एक्स वाई जेड। वैसे ही जैसे पेपर थ्री में आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी लिख दी गई है, पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग से लिखी गई है। अब जब उन्होंने इंडियन इकोनॉमी लिख दिया है, तो उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं थी, इट इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इटसेल्फ।
लेकिन राइट। उसका इम्प्लीकेशन ये था, एटलीस्ट मेरे टाइम तक हर साल पेपर में एक क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आता ही आता था। कि इसमें कभी आता था क्या स्कीम है, कभी आता था क्या चैलेंजेस हैं, कभी आता था क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और समथिंग ऑफ द सॉर्ट। सो इसलिए आई विल से कि फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए अपना मटेरियल डिसाइड करने के लिए, वो सिलेबस है। सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़ें। मैं तो ये कहूँगा कि लिटरली आप उसको हर दूसरे दिन पढ़ें, आपको मूंजवानी याद हो, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं या कोई और रिसोर्स को भी कंज्यूम करते हैं, जब भी वो टॉपिक आएगा तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके माइंड में सिलेबस याद है, तो जब भी आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, एसएचजीस के बारे में पढ़ेंगे, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो यू विल क्लिक कि अच्छा ये बार इसको यूपीएससी इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो आई शुड पे अटेंशन टू दैट। सेकंड जो हमारा इसमें क्राइटेरिया होता है वो है प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो यूपीएससी इज द बेस्ट गाइड, जो आपको, हालांकि वो अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन यू विल गेट अ सर्टेन पैटर्न। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे है या फिर सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जैसे नॉर्मली जो वनरेबल ग्रुप्स होंगे, जैसे विमेंस होंगे, ट्राइबल होंगे, इसके क्वेश्चन नॉर्मली आ जाएंगे। पॉवर्टी के क्वेश्चन नॉर्मली आएंगे। आप देखेंगे जैसे हमारे टाइम में प्रीलिम्स में क्या होता था कि हर साल छोड़ के 1929 का जो लाहौर रेजोल्यूशन था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में जरूर आता था। राइट। Similarly for the mains. So उसमें से you will get to know certain themes. I will not say the exact question, but certain themes which UPSC thinks is important. तो इसका मतलब उस टाइम पे 1929 का लाहौर सेशन वाज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, कि उसमें हर साल एक साल छोड़ के वो क्वेश्चन दे रहे थे। तो इन दो चीज़ों को आप सबसे पहले देखें। प्रीवियस मतलब सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड एज वेल एज द प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस। फिर इन चीज़ों को करने के बाद देन यू गो फॉर सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट्स। बहुत बार होता क्या है, जैसे कि हमारे टाइम में, मैं कहूँगा, मैं बुक्स का नाम नहीं लूंगा, आई विल जस्ट गिव द एग्जांपल्स। जैसे हिस्ट्री की कुछ डोमिनेंट बुक्स थी, उससे ये था कि उससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो उस बुक से क्वेश्चन आते भी थे। अब मान लीजिए हिस्ट्री के फॉर एग्जांपल 8 क्वेश्चन आए, जस्ट फॉर एग्जांपल, और 7 क्वेश्चन वर फ्रॉम दैट बुक, एंड 1 क्वेश्चन वॉज सम अदर बुक। नाउ पीपल स्टार्टेड कि भाई ये बुक इस बार इस क्वेश्चन इस बुक से क्वेश्चन आया है, वी शुड गो फॉर दैट बुक। और वो बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, 500 1000 पेजेस की बुक है, स्पेशलाइज्ड बुक है। और अगर आपने उस क्वेश्चन के लिए उस बुक को पढ़ भी लिया, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल इससे क्वेश्चन आएगा। इन एनी केस यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए यू, एटलीस्ट हमारे टाइम में तो 50% मार्क्स वाला टॉपर होता था, और सिलेक्शन के लिए आई थिंक 40% के आसपास चाहिए होते थे। शायद आज भी शायद वही मेरे ख्याल से रेशो होगा मेंस का। सो राइट। इस चीज को आप माइंड में रखें कि आपको, अगर आप 50% मार्क्स आप ले आए, तो आप टॉपर हो जाएंगे ऑल इंडिया। और अच्छे सिलेक्शन के लिए, आईएएस में सिलेक्शन के लिए, आई थिंक अगर 45% के आसपास आपके मार्क्स होंगे, तो यू विल बी सिलेक्टेड। सो आपको वो मटेरियल पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपने किसी मटेरियल को पढ़ा, आपने उसको बार बार रिवाइज किया, तो ऐसी बुक जो 70% ऑफ मटेरियल कवर कर रही है, अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, तो आप उसका 60% मटेरियल जो है, या 55% आप रिटेन कर पाएंगे, और 45% आप एग्जाम लाइक कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि ये बोलते हैं कि अगर मैं इसको फूड की एनालॉजी में कहूँ कि व्हाट यू ईट डज नॉट मैटर, आप क्या डाइजेस्ट करते हैं वो मैटर करता है, उसके अलावा सब कुछ वेस्ट है। तो सिमिलरली हमारे मटेरियल को लेकर है। पहले आप जो बेसिक मटेरियल है उसको पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें, उसको अच्छे से ग्रैप्स कर लें, और जब आपका उस पर कमांड आ गया, देन यू शुड मूव टू द नेक्स्ट मटेरियल। क्योंकि रिवीजन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे, आप देखिए कि जब आप मेंस का एग्जाम देते हैं, आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। मतलब 9 से 12, फिर 2 से 5, फिर अगले दिन 9 से 12, फिर 2 से 5। आपका सुबह का पेपर खराब हो गया तो शाम वाले में प्रेशर आ गया, शाम वाला ज़्यादा अच्छा हो गया तो आप तीसरे पेपर हवा में उड़ गए, और उसमें मिस्टेक हो गई। तो इन सब चीज़ों को आप, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर को तभी डील कर पाएंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल यार खराब हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो पेपर इजी भी आएगा, तो उसको लगेगा यार मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं तो। बट आपको उस चीज़ से और जब आपके माइंड में ऐसी सिचुएशन होगी, तो जो आपने पढ़ रखा होगा आपको याद भी नहीं आएगा वो, ट्रू। जब तक आपने उसको मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ रखा होगा। सो इसलिए आई विल से कि आपने अपने मटेरियल को जो है, वो आपको कंसाइज रखना है, उसको आपको प्रिसाइज रखना है। और सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्सेज बुक लिस्ट दैट मे चेंज, बट ये जो दो चीज़ें हैं, आपका सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो मोर और लेस जो है आपको बहुत अच्छी इसमें गाइडेंस देंगे। तो अपने मटेरियल को फिक्स कर लें, मटेरियल बहुत केयरफुली चूज़ करें, पर चूज़ करने के बाद उस पर बिलीव करें, उसको पढ़ें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, उस पर कमांड होने के बाद देन यू मूव टू नेक्स्ट मटेरियल। Right, sir. So it's rightly said that freedom to make a choice also includes freedom to decide to not to choose. So हम्म। दोस्तों हमको सिलेबस पढ़ना है, ना कि अलग अलग तरीके का मटेरियल जो भी आ रहा है। सर नाउ वी मूव टू द रिटेंशन स्ट्रैटेजी। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि इतना सारा बल्की सिलेबस होता है, इतना सबको रिटेन हम्म। कैसे करें। क्योंकि जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो लगता है दूसरा छूट गया, दूसरा पढ़ते हैं पहला छूट गया, और इसी कश्मकश में एक एस्पिरेंट की जिंदगी दौड़ती ही रहती है।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम है ये एक मैनेजरियल एग्जाम है बेसिक, मतलब यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर। एच शाला के बारे में और जानने के लिए और हमारे साथ कारवान में साथ सफर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।